हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमने उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ री एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है। तो आज उसकी दूसरी क्लास है, हिंदी सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो हमने आप लोगों को बोला था कि इसमें दो सब्जेक्ट मतलब कंटिन्यू रखेंगे, दो क्लासेज मिलेगी, एक तो जीएस और एक हिंदी। जैसे ही हिंदी पूरी हो जाएगी उसके बाद इसमें रीजनिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जीएस और रीजनिंग या हिंदी दोनों साथ साथ चलेंगे। तो आपको जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, नोट्स बनाते हुए चलना है साथ साथ। बहुत ज्यादा डिटेल से हम नहीं करेंगे, बिल्कुल एग्जाम को टारगेट करते हुए पूरा सिलेबस यहाँ से कवर करेंगे, ठीक। आपको केवल एक ही काम करना है, वीडियो शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी या बुरी। जो भी कमेंट इच्छा करे वो कर देना, क्योंकि कमेंट के ना तो हमें पैसे मिलने ना पैसे कटने, ठीक है। ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है पूरा। तो कमेंट जरूर करना है, बताना है कि कैसी लगी है वीडियो। और देखो, जैसे कुछ लोगों की जो कॉल आई थी वो हिस्ट्री के लिए बोल रहे थे, तो यहाँ हम हिस्ट्री शुरू करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट। थोड़ी देर बाद उसकी क्लास आप लोगों को मिल जाएगी और उसमें जो हमारा तरीका होगा, बिल्कुल डायग्राम बनाएंगे हम, उसका मैपिंग के हिसाब से करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा लिखवाया तो आप रट नहीं पाओगे, याद नहीं होगा। तो जीएस का जो तरीका रहेगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे और कुछ डायग्राम का यूज करेंगे, जिससे वो एग्जाम में आपके एग्जाम हॉल में आपके माइंड में चली जाए, वो ठीक है, आपके साथ चली जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जीएस पढ़ते हैं और वो बाद में याद नहीं रहती, तो उसका पढ़ना ना पढ़ना बेकार रहता है। तो हिंदी की आज दूसरी क्लास है। आज देख लेते हैं एग्जाम में, आज से आपके 58 दिन बचे हैं। हर क्लास में मैं दिन लिखता हूँ कि कितने बचे हैं, जिससे आप भी अलर्ट रहे। लेजी बिल्कुल नहीं होना, एकदम अलर्ट रहना है, तैयारी करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो ये जो क्लासेस चलेगी बिल्कुल सिलेबस को कवर करते हुए चलेगी, बहुत कम रेयर ही छूटेगा, लगभग पूरा करेंगे हम यहाँ, ठीक है। अब हिंदी में हम स्वर पढ़ चुके थे, आज है व्यंजन। व्यंजन की बहुत शॉर्ट में परिभाषा लिखवा रहा हूं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को व्यंजन होता क्या है। देखो, कोई भी भाषा होती है उसकी एक वर्णमाला होती है, और वर्णमाला के दो हिस्से होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। इंग्लिश में वोवेल्स बोलते हैं स्वर को और कंसोनेंट्स बोलते हैं व्यंजन को। तो हिंदी भाषा का जो व्यंजन है उनके मूल रूप में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे हलंत के साथ। ये मैंने पिछली क्लास में समझा दिया है। तो मूल रूप में ऐसे हलंत के साथ लिखा जाएगा। जब ये हलंत का, इसका मतलब ये होगा कि ये आधा है, ऐसे। आप जो ये लिखा हुआ देखते हैं, ये मूल व्यंजन नहीं होता, इसके साथ एक स्वर जुड़ा हुआ होता है, ठीक। तो इसी कारण ये जो व्यंजन होता है ये मूल रूप में ऐसा लिखा जाएगा। जब ये ऐसा लिखा जाएगा यानी कि आधा होगा, तो आप इसे बोल नहीं पाओगे। तो बोल तो नहीं पाओगे। जैसे ये आधा, आप कहोगे आधा क, क्योंकि बोलने के लिए आपने कितने यूज कर दिया, आ लिखा, आधा लिखा। तो ऐसे वर्ण जो जैसे बोले जाए ऐसे लिखे जाएंगे, उन्हें बोलते हैं स्वर। ऐसे वर्ण जो जैसे लिखे जाए ऐसे ना बोले जाए और उन्हें बोलने के लिए आपको स्वर की जरूरत पड़ती है, स्वर की सहायता की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें बोलते हैं हम व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन के मूल तो रूप ये होगा, मूल रूप ये होगा, और जो उच्चारण का रूप होगा, जैसे उच्चारित कैसे करेंगे यहाँ, ये उच्चारण का रूप होगा, ठीक है। इसमें मतलब इसमें एक, अगर इसके नीचे हलंत नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ एक स्वर जुड़ा हुआ है। तो आप व्यंजन को मूल रूप में केवल लिख सकते हैं, उच्चारित करने के लिए आपको बोलने के लिए एक स्वर की सहायता की जरूरत पड़ेगी, कम से कम एक की। तो वो ये है। तो व्यंजन आप समझ गए होंगे, व्यंजन होते क्या है। व्यंजन वो होते हैं जो मूल रूप में हलंत के साथ रहते हैं लिखे हुए, लेकिन उन्हें जब भी बोलोगे आपको एक स्वर की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक। अब देखते हैं स्वर जो व्यंजन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होंगे। सारे डिटेल से नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में मैं आप लोगों को तैयार कराऊंगा और अभी यहीं से याद करते चलेंगे। वर्णमाला से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो स्पर्श व्यंजन का होता है, और स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो 25 होती है, 25 होती है। इसे आप लिख लेना, अपना कहीं नोट कर लेना, ठीक है। पहला आता है क वर्ग। क वर्ग में ये सारे आएंगे, आप पढ़ लेंगे यहाँ। और ये जो मैंने यहाँ लिखा है उनका उच्चारण स्थान है, यानी कि मुंह में इस स्थान से उच्चारित होते हैं, ये उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन कई बार ग्रुप सी में पूछ ले और हर एग्जाम में लगभग ये आते रहते हैं। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, य आएगा, ठीक है, अंग आएगा। तो ये इसका उच्चारण, पूर्ण सब का जो उच्चारण होगा वो कंठ से होगा। और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि सबका एक वर्ग रहता है। ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा वर्ग। अगर वर्गीय व्यंजन होंगे तो उनमें 5 वर्ग होंगे, ठीक। अब च वर्ग है, च वर्ग का उच्चारण क्या होगा, तालु। तालु से इसका उच्चारण होगा, तालव्य बोलते हैं। ये आपको रटने, आपकी जिम्मेदारी है याद करनी, अभी याद करा दूंगा। ट वर्ग में जो होगा उनका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, और त वर्ग में दंत होगा, और प वर्ग में ओष्ठ होगा, ठीक है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि द का उच्चारण स्थान, तो आप सीधा दंत लगाओगे, ऐसा नहीं कि उसे याद करते फिरोगे। अलग अलग का कुछ नहीं याद करना, केवल एक वर्ग याद कर लो। च वर्ग में कौन आते हैं, च, छ, ज, झ, य, और ये सबके नीचे ये लगे हुए, ये हलंत है यहाँ, ठीक है। ये हलंत लगे हुए, इनका मतलब है ये मूल रूप में लिखे गए हैं, और इन्हें बोलने के लिए एक स्वर की जरूरत होती है।
अगर ट वर्ग होगा उसे बोलने के लिए मूर्धा स्थान की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मो का जो मूर्धा है वहां से इसका उच्चारण होगा। जैसे ठ आपको बोलना है तो मूर्धा से वो बोला जाएगा, अण बोलना है तो मूर्धा से बोला जाएगा, ठीक है। और प वर्ग में जैसे ब बोलना तो ओष्ठ से बोला जाएगा ब फ, ठीक है। ये इस टाइप के, तो आपको ये याद करने जरूरी है। क वर्ग का उच्चारण क्या है? कंठ है। च वर्ग का तालु है। ट वर्ग का क्या है? मूर्धा है। त वर्ग का क्या है? दंत है। और प वर्ग का क्या है? ओष्ठ है। तो ये उच्चारण स्थान आप लोगों को याद करना जरूरी है। अब ये एक सवाल ये आता है कि इनमें जो अनुनासिक कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण होगा वो अनुनासिक होगा। जैसे मान लो ये है, यहाँ से आप यहाँ से इन सारों को ले लोगे इतनों को, तो इन सबको क्या कहेंगे हम? अनुनासिक कहेंगे। ये सारे अनुनासिक होंगे। अनुनासिक वो वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए नाक की सहायता पड़ती है, यानी कि नाक से हवा निकलती है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं अघोष, सघोष और अल्पप्राण, महाप्राण के लिए। तो इसका याद करना सिंपल आसान है। पहले अघोष सघोष कर लेते हैं। तो जो पहले दो होंगे ये वाले, इन्हें कहेंगे हम अघोष, ठीक है। इन्हें हम बोलेंगे अघोष। कोई पूछे ट कैसा है? अघोष है। अघोष और सघोष, इनके बारे में मैंने डिटेल से जो बताया, हमारी जो रेगुलर क्लास की वीडियो प्ले लिस्ट है वहां जाके देख लेना। यानी कि जिन वर्णों को बोलने के लिए मुंह से हवा कम निकले उन्हें अघोष बोलते हैं, जिन्हें बोलने के लिए मुंह से अधिक हवा निकले उन्हें सघोष बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया। यानी कि जिन वर्णों को बोलने के लिए हमारी जो स्वर तंत्री है उसमें जब कंपन होता है, तो यानी कि अघोष वो होगा जिन वर्णों को बोलने के लिए आपके मुंह की स्वर तंत्री में कंपन हो उसे बोलेंगे सघोष, जिसमें कंपन ना हो उसे बोलेंगे अघोष, ठीक है। अब ये जो पूरे हैं, ये जो बाद के हैं, इन्हें सबको बोलेंगे सघोष, ठीक है। ये होगा सघोष। अब देख लेते हैं, देखो अब आता है अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण उसे बोलते हैं, ये मैंने डिटेल से पिछली क्लासेस में कराया है, या इसके बाद भी जो हमारी डिटेल से क्लासेस चलेगी मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगा, मैं साथ साथ रटवा दूंगा। तो अल्पप्राण उसे बोलते हैं कि जिसे बोलने के लिए मुंह से कम हवा निकले, और महाप्राण उसे बोलते हैं जिसे बोलने के लिए मुंह से अधिक हवा निकले। तो इसका मतलब ये जो पहला है, ये पहला, और ये तीसरा, और ये पांचवा, इन तीनों को मिला के क्या कहेंगे? ठीक है, ये पांचवा है, तो इन्हें मिला के क्या कहेंगे? ये तीनों अल्पप्राण होंगे, रट लोगे। इन्हें बोलने के लिए कम हवा निकलती है। और ये जो दूसरा है, ये दूसरा है, और ये चौथा है, इन्हें बोलने के लिए इन्हें वो क्या बोलते हैं? महाप्राण, ठीक है। इन्हें बोलते हैं महाप्राण। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होगा उसे अघोष बोलेंगे, अघोष बोलेंगे। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो होगा उसे क्या बोलेंगे? सघोष बोलेंगे। अब आते हैं अल्पप्राण, महाप्राण में। अल्पप्राण उसे बोलते हैं जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होगा, यानी कि ये और ये होगा, उसे बोलेंगे अल्पप्राण। और अगर इसमें दूसरा और चौथा होगा उसे बोलेंगे महाप्राण। तो ये टेबल याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, कई बार रिपीट हो लिए यहाँ से क्वेश्चन, तो आप लोग इसे देख लेंगे। और इसके बाद अब आगे देखते हैं अगले वाले। मैं इसे रिमूव कर रहा हूं, आपको दोबारा ये खुद से लिखना है पूरा, ठीक है। खुद से लिखना है, ऐसा नहीं कि इसका स्क्रीनशॉट लो, खुद से लिखना है, उसे रटना है, बाद में इसे याद करना है। अगर कोई भी डाउट हो, ना समझ में आ रहा हो, तो कमेंट करके जरूर पूछना। ऐसा मत छोड़ देना कि चलो इसे बाद में कर लेंगे, हो सके क्वेश्चन यहीं से आ जाए। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो थोड़ी मेहनत करनी आपसे भी बनती है कि आपको भी करनी चाहिए। करते हैं स्पर्श संघर्ष व्यंजन, ठीक है। स्पर्श संघर्षी, देखो ये भी उच्चारण मुंह के किसी स्थान को जब भी उच्चारित करोगे तो इन वर्णों के लिए जीभ क्या करेगी? स्पर्श करेगी उसे, और उसके बाद क्या होगा कि जीभ बिल्कुल उनके पास रह जाएगी। वहां से जो हवा निकलेगी वो संघर्ष करते हुए निकलेगी, यानी कि घर्षण करते हुए निकलेगी, ठीक है। तो इनकी संख्या 4 है। देखो अलग अलग बुक में, जैसे एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, सॉरी एनसीईआरटी नहीं, अगर कोई प्राइवेट पब्लिकेशन पढ़ा होगा वहां इनकी संख्या 5 रहती है, लेकिन एनसीईआरटी में 4 है। और शायद 9th या 10th की क्लास के एनसीईआरटी आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो इनकी जो संख्या है, ये एक तो च है, एक छ है, ये ज है, और ये झ है, ठीक है। इनकी संख्या ये है। तो ये जो व्यंजन है इन्हें बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब अगले देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त, देखो इनके बारे में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और बहुत स्पीड से हमें पूरा, कितने दिन आज 48 डेज, और ये पूरा हमें करना है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ेगा। जिन्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझने में प्रॉब्लम है, तो कमेंट जरूर करना। तो मैं जो डिटेल सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है उसकी जो लिंक होता है उनके कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है।
तो वहां दे दूंगा, आप कर लेना, या फिर हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप देख लेना जो डिटेल से करना चाहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, देखो उत्क्षिप्त व्यंजन उसे बोलते हैं जिनके उच्चारण के लिए जीभ पहले एकदम झटके से ऊपर उठती है, टच करती है मूर्धा को, फिर झटके के साथ नीचे गिरती है, उसे बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। और ये दो ही होते हैं उत्क्षिप्त, एक तो ड होता है और एक होता है ढ, ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, आप देखो ये कभी इनके ये द्विगुणित भी होते हैं, द्विगुणित भी लिख देता हूं मैं, द्विगुणित भी बोलते हैं, ये द्विगुणित होंगे। जब इनके नीचे कोई एक पॉइंट लगेगा या बिंदी लग जाएगी तो इन्हें बोलेंगे द्विगुणित हो जाएंगे ये। तो मतलब इनका अलग जो अर्थ उच्चारण होगा उनका अलग होगा और अर्थ के साथ भी अलग अलग रहेंगे। तो उत्क्षिप्त तो दोनों रहेंगे, दोनों उत्क्षिप्त में आएंगे, यानी कि ये पॉइंट वाला भी और ये बिना पॉइंट वाला भी, और द्विगुणित में ये दोनों भी रहेंगे इसमें। ठीक है, ये रहेंगे यहाँ। तो अब अगले देखते हैं इसमें, ठीक आगे करते हैं। अब इसमें रहेगा अगला अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो यहां करेंगे हम अंतस्थ, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है या सीधा सीधा अंतस्थ मिलेगा, अंतस्थ व्यंजन ऐसे लिखोगे तुम। ठीक, अब देखो अंतस्थ व्यंजन ऐसे होते हैं, इनका जो उच्चारण होता है स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है, ना तो ये पूरी तरह स्वर के तरह होते हैं ना पूरी तरह व्यंजन के साथ होते हैं। तो इनका जो उच्चारण होता है बीच के इनका बीच में होता है। तो ये क्वेश्चन 3 बार पूछ लिया कि किन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है, तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। देखो इनकी संख्या देख लेते हैं, इनकी संख्या होती है 4, और ये पूरे रट लेने हैं, जिन्होंने कनिष्ठ साइड दिया होगा उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें पहला है य, र, ल और यह है व। अब य का उच्चारण स्थान देख लो कि य का उच्चारण स्थान है क्या, इसका है तालु। ये रट लेने हैं आपको, ये क्वेश्चन आते हैं, पूछे गए हैं कई बार। र का क्या होगा, दंतमूल होता है, यानी कि दांत की जड़ जिसे मसूड़ा बोलते हैं, दंतमूल। ल का भी दंतमूल होगा, ये आप लोगों को रट लेने हैं, पूरे नोट बना लेना इनका। इसका होगा दंतोष्ठ। ठीक है, इसका जो उच्चारण होगा, उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ होगा। अब ये देख लेते हैं, ये जो सारे के सारे होते हैं, ये सारे चारों के चारों, तो ये सघोष होंगे। ठीक है, सघोष होंगे और अल्पप्राण होंगे। क्या होंगे, सघोष होंगे, अल्पप्राण। अगर कहीं आपको एक दे दे, र दे दे कि र सघोष है या अघोष है, तो आप सघोष लिखोगे और क्या होगा, ये अल्पप्राण होगा। ठीक है, अब चलो आगे देख लेते हैं कुछ थोड़ा सा। एक तो ये दोनों य और र जो दोनों होंगे, इन्हें अर्धस्वर भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों होंगे अर्धस्वर, और इन्हें ये जो र होता है इसे लुंठित वर्ण भी बोलते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं इसे, लुंठित वर्ण। ये रट लेना, आप थोड़ा सा याद कर देना, क्योंकि याद तो करना ही पड़ेगा, याद नहीं करोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। और ल का जो बोलेंगे, ल को पार्श्विक वर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं पार्श्विक वर्ण। तो ये जो एक्स्ट्रा नाम है, जो मैंने रेगुलर क्लास पढ़ाई थी तो उसमें पढ़ाया, डिटेल से बताया था कि इनमें लुंठित क्यों कहते हैं, पार्श्विक क्यों कहते हैं, कारण क्या है। तो उनमें जब इसके बाद कोई एक रेगुलर क्लास चलेगी तब उसमें आप ये सारे देखेंगे। तो बाकी तो फिर वही मैं कहूँगा प्ले लिस्ट देख लेना जरूर, हिंदी वाली हमारी। अब चलो आगे देखते हैं। इसमें याद रहेगा, ये अंतस्थ व्यंजन संख्या कितनी होती है, य, र, ल, व, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। य का उच्चारण क्या होगा, तालु, और र का क्या होगा, दंतमूल, ल का क्या होगा, दंतमूल, व का क्या होगा, ओष्ठ होगा, और सभी के सभी सघोष होंगे। सघोष का मतलब आपकी स्वर तंत्री में कंपन होता है जब इन्हें बोलते हैं, और इन्हें बोलेंगे अल्पप्राण बोलेंगे, क्योंकि इन्हें बोलते समय मुंह से हवा कम निकलती है, इसलिए इन्हें अल्पप्राण बोलते हैं। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं। अब अगले देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म, इन्हें ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, गर्म व्यंजन भी बोलते हैं। तो बहुत सारे इनके नाम हैं। ऊष्म व्यंजन लिखोगे, इनकी भी संख्या 4 है, तो इन्हें भी आप थोड़ा सा देख लो। एक तो होगा इसमें स, दूसरा ये वाला स, फिर ये वाला स, और ये है फिर ह। ये जो पहले वाला स है, इसका जो उच्चारण स्थान है ये फिर वही तालु है जैसे य का था, यानी कि तालु, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। और स का क्या होगा, इसका मूर्धा होगा। मूर्धा आप जानते हो, ऊपरी जो मुंह के ऊपर की छत है उसके अगले हिस्से को मूर्धा बोलते हैं। स का दंतमूल होगा। ह का कंठ होगा, या कंठ के अंदर होगा, कंठ होगा इसका उच्चारण स्थान। ठीक है, तो ये कर लोगे आप। देखो उच्चारण स्थान आप लोगों ने देख लिया, इसके पूछे जाते हैं। और इनमें जो होते हैं, ये जो पहले वाले होते हैं, ये वाले, एक तो ये अघोष होंगे और महाप्राण होंगे, यानी कि ये जो अंतस्थ व्यंजन है उनका उल्टा होगा। तो यानी कि ये अघोष होंगे
अघोष होंगे और दूसरा ये क्या होंगे, महाप्राण होंगे। ठीक है, अघोष भी होंगे, महाप्राण होंगे। और इसके बाद ये क्या होंगे, ये अकेला ये सघोष होगा और क्या होगा, महाप्राण होगा। हाँ, सघोष होगा, महाप्राण होगा। याद कर लो इन्हें, क्योंकि इन्हें याद बार बार करने से होते हैं, एक बार ये याद होते ही नहीं, तो इसलिए जरूरी है कि आप इन्हें अच्छे से कई बार लिख लिख के याद करोगे। और ये नोट्स बनाते जरूर चलना, क्योंकि आपको 1-2 दिन बाद फिर रिवाइज भी करना है, तो ये याद रहेंगे। पहले देख लेते हैं उस व्यंजन कौन कौन से हैं। स ह, ठीक है, बड़े वाला स सलजम वाला, उसका उच्चारण स्थान तालु। फिर उसके बाद आया स षटकोण वाला, उसका उच्चारण स्थान मूर्धा। उसके बाद दूसरा स आया, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतमूल। और उसके बाद ह आया, उसका उच्चारण स्थान होगा कंठ होगा। ठीक है, जो पहले तीनों स होंगे वे अघोष होंगे और अल्प प्राण महाप्राण होंगे। ठीक है, अघोष होंगे और महाप्राण होंगे। और जो मैंने पीछे भी अंतस्थ पढ़ा था, वो सारे के सारे सघोष थे और अल्प प्राण थे, यानी कि ये उनका उल्टा है। और ह क्या होगा, सघोष होगा, महाप्राण होगा। ये आप अच्छे से रिवाइज करके चलना। ठीक है, देखो हमारी जो रेगुलर क्लास चलती है, जैसे ऑफलाइन चलती है वैसे चलती है, तो जीएस जो करते हैं, जीएस या जो भी सब्जेक्ट होगा साथ साथ रटवाते चलते हैं इसे। तो इसलिए जब ऑफलाइन तो अभी ये दूसरी जगह चल रही है, वहां तो सारे आना संभव नहीं है, तो आप यहीं से कर देना, यहीं से रट लेना। ठीक है, चलो ये है। इसके बाद अगला देखते हैं अयोग वह वर्ण। तो अयोग वह वर्ण, अयोग वह कौन कौन से, तो केवल 2 अयोग वह उसे बोलते हैं, ना तो वो स्वर के साथ रहते, ना व्यंजन के साथ रहते, लेकिन वर्णमाला में है। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं अंग अह। आप लोगों ने बच्चों की किताब में देखा होगा, तो वहां मिल जाएंगे। अंग अह को बोलते हैं अयोग वह वर्ण। अब इसके बाद तो द्विगुणित तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, उसके लिखने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, तो संयुक्त वर्ण में जो रहेगा, इसमें इनकी संख्या भी 4 है, देख लेते हैं यहाँ। ये तो होगा अक्षय, ये होगा त्रय, ये अज्ञ होगा, और ये होगा क्या, स्र। अब ये किस किस से बने हुए हैं, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि अक्षय किस किस से बना है, निम्न में से किन किन ऑप्शन से अक्षय बना है, या फिर 2 ऑप्शन दे देंगे, इनसे मिलकर कौन सा बना है, तो वो देख लेते हैं यहाँ। जैसे अक्षय होगा, ये 2 से बना है, यहाँ क हलंत आएगा प्लस ये क्या आया 100। ये ध्यान रखना कि क तो आधा रहेगा, 100 पूरा रहेगा यहाँ। ठीक, अब इसके बाद त्र आया, तो ये आधा रहेगा प्लस र पूरा रहेगा, ध्यान रखना। तो आधा है, यानी कि हलंत है इसके नीचे, ये पूरा है। और अज्ञ में क्या आएगा, जो हलंत आया और प्लस क्या आया इसके पास, य, और यह पूरा है। देखो जिनके नीचे हलंत होता है वो मूल व्यंजन होते हैं, और मैंने ये बताया था कि हलंत वाले हमेशा आधे रहते हैं, और ये जो साइन होता है इसे हलंत बोलते हैं, ये वाला बोलते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल क्लास में बताया था, यहाँ केवल मैं पढ़ रहा हूँ, ये मतलब ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इसके बाद आता है स्र, स हलंत आया प्लस ये र आया यहाँ। तो ये पूरे के पूरे आप इन्हें रट लेना, और आपसे अगर पूछ ले कभी कि वर्णमाला के क्रम में मान लो कि अक्षय का किसका बाद नंबर आता है, ये क के बाद रहेगा। ठीक है, क वाले उसमें क वर्ग में आएगा, त वर्ग में आएगा, जो पहला वो उसी वर्ग में आएगा, ये ध्यान रखना है इसमें। और इसके अलावा कुछ बच्चों के जो कमेंट आए थे अभी कि क्या ये क्लासेस पूरी हो जाएगी, देखो क्लासेस कोशिश करेंगे पूरी करने की, डेली 2-2 क्लासेस आप लोगों को देंगे। बाकी ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे वीडियो पे व्यू आए। अगर व्यू कम आ रहे तो या मुझे भी फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, मुझे भी लगेगा कि नहीं ये तो कम आ रहा है इसमें, तो इसमें लोगों को पसंद नहीं आ रहा, यानी किसी को अच्छा नहीं लग रहा। अगर किसी को कोई काम अच्छा नहीं लग रहा और हम वो काम फ्री कर रहे हैं, तो फिर तो करने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं उनमें शेयर करें। अभी जो पुराने बहुत सारे कोचिंग्स थे या यूट्यूब वाले थे वो फेल हो गए थे, मैंने मेरी पिछली वीडियो सारी उठा के देख लेना, मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि वो फेल हो जाएंगे अगर टाइम के साथ उन्होंने अपडेट नहीं किया, और वो वाकई फेल हो गए। देहरादून में कई सारे कोचिंग हैं जो टेस्ट सीरीज वाले थे, उनमें भी लगभग फेल ही है। मतलब फेल का मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम दिया था, उनका क्या है कि अब जितनी भीड़ पहले होती थी वहाँ 800-900 की भीड़ होती थी, वहाँ 30-35 भी लोग मिलते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि टाइम के साथ अपने आप को अपडेट जरूर करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो एग्जाम, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल उसमें क्वेश्चन पे नजर होनी चाहिए। दूसरा सिलेबस पे नजर होनी चाहिए। उससे 2-3 फायदे होते हैं कि जो भी पढ़ा रहा है आपको वो सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ फ्री क्लासेज में मिली तो टाइम तो आपका वेस्ट हो रहा ना, तो टाइम ही क्यों वेस्ट करना अगर अच्छा नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक, तो अब जीएस का जो क्लासेस कह रहे थे, जीएस का हम हिस्ट्री शुरू करेंगे, तो अभी थोड़ी देर बाद आपको हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी, और बिल्कुल
मैपिंग के हिसाब से करेंगे हम, बिल्कुल डिटेल क्लास नहीं होगी जैसी ऑफलाइन क्लास होती है। तो एक डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम आपको रट लेना है, हर टॉपिक का आप लोगों को डायग्राम मिलेगा, तो वो आप लोगों को रटते जाना है। और उम्मीद है कि अगर जैसे ही जाएंगे जीएस में, मेरा ये टारगेट है कि जीएस में आप लोगों के अगर ये रीजनिंग और मैं सारा जोड़ दिया जाए, मेरे हिसाब से 30+ नंबर हर हाल में रहने चाहिए, इससे कम तो कोई मतलब ही नहीं। वैसे टारगेट है 35 का, 35 के करीब, तो 35 के आसपास आपके नंबर हो, यानी कि 36 हो सकते हैं या 33, 34, 35 के बीच में हो सकते हैं। तो ये तभी होगा कि जब आप पढ़ोगे, मैं पढ़ा दूंगा, आप नहीं पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अगर आप लोगों को लगा कि डेली 2 क्लास नहीं चलेगी, 2 नहीं रख पाओगे, तो कमेंट करके बता देना, या 2 क्लास अगर डेली आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके वो भी बता देना। और वीडियो जैसी भी लगे अच्छी बुरी, तो उसमें कमेंट जरूर करना। ठीक, तो उसमें थोड़ा सा पता रहता है कि हाँ ठीक है या कोई कमी है या क्या चीज़ है, तो ध्यान रखना पड़ता है। अगला देखते हैं। देखो ये तो जो व्यंजन थे, व्यंजन लगभग पूरे हो गए। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड, कुछ शब्द और व्यंजन मिलकर आते हैं दोनों। जैसे एक शब्द आता है द्वित्व व्यंजन, ये पूछा गया है, 1-2 बार पूछ लिया। इसमें कहता है कि निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है। द्वित्व का मतलब होता है डबल, यानी कि ऐसा कोई शब्द जिसमें एक व्यंजन लगातार प्रयोग किया गया हो, उसे बोलते हैं डबल। और कभी भी कोई भी 2 महाप्राण एक साथ द्वित्व नहीं आ सकते, मतलब पहला, दूसरा और चौथा वर्ण कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। बस इतना ध्यान रखना, अगर कहीं ऐसा कोई शब्द दिखाई दे तो उसे काट देना, वो आंसर नहीं है। ये डिटेल क्लास में मैंने समझाया था आपको। अब देखो द्वित्व व्यंजन में किसे बोलेंगे, जैसे मान लो कि लिखा है पक्का, तो ये 2 आ गए यहाँ, को आगे दोनों, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया। इसमें लिखने या कहीं बच्चा, तो इसमें भी द्वित्व का प्रयोग किया गया। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं तो जिनमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसमें जितने भी ये मैंने पिछली क्लास कराई और ये क्लास कराई, तो ये क्लास का आप बिल्कुल ध्यान से करना, इसे तैयार कर लेना। कल और हर क्लास का मैं क्वेश्चन पूछूंगा जैसे मैंने बोला था, तो कल वाली क्लास का आपको बिना कोई नोट्स देखे आपको कमेंट करके बताना है इसमें कि जो अग्र स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है और वो कौन कौन से होते हैं। कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। अग्र स्वर कल मैंने बताए थे और यही आप लोगों को रखने हैं। ठीक है, और जो एक और दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को बताना है इसमें कि सामान्य बोलचाल की भाषा में कितनी मात्राओं तक के स्वर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन दोबारा फिर सुन लो, सामान्य बोलचाल की भाषा में कितनी मात्रा तक के स्वर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ लिया। और जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन कुछ भी रहे, आंसर इसी से देना है। ठीक है, तो ये देना आप लोग। अभी देखो कई बार एक और सब क्वेश्चन आता है छोटा सा, ध्वनियात्मक, ये पूछा गया है एक बार, ये शब्द के बारे में पूछा गया है। ध्वनियात्मक, ध्वनियात्मक शब्द कौन सा है। देखो ध्वनियात्मक उसे बोलते हैं ऐसा शब्द जो किसी आवाज के बारे में बताता हो, जैसे टन टन, डम डम या हिन हिनाना, तो ये सब ध्वनियात्मक होते हैं। जैसे मान लो कि टन टन है, ठीक है, डम डम है, तो इन्हें बोलते हैं ध्वनियात्मक शब्द, जो किसी ध्वनि के बारे में बताता है, किसी साउंड के बारे में बताता है। तो ये वर्णमाला है, आज की वर्णमाला इतनी ही है, क्योंकि इसके बाद इसमें जो जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पूरी होगी। और अगर इसके बाद एक नया टॉपिक चलाएंगे, वर्ण विच्छेद वर्तनी विश्लेषण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत रहते हैं, बहुत सारे लोग गलत करते हैं, तो इसके कुछ ये एग्जाम्पल करेंगे। वो थोड़ी लंबी क्लास होगी, कोशिश करेंगे क्लास में खत्म करने की उसे। और इसके साथ ही थोड़ी देर बाद आप लोगों को हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे मैंने बोला, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है, ओके बाय।